हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग एम्पलीफायर के आगे जो टॉपिक हमारा हाइब्रिड पैरामीटर्स एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में उसको शुरू करने वाले हैं। बेसिकली कल हम लोगों ने ये बात करी थी कि एम्पलीफायर सर्किट को हम किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो कि सबसे फेथफुल एम्पलीफिकेशन देता है उसको हम यूज करते हैं एक एम्पलीफायर के केस में। और हम लोगों ने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सर्किट्स दोनों को देखा था और कुल मिला के ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जो आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है उसका फेज जो इनिशियल इनपुट का फेज होता है उससे 180 का अंतर होता है। दोनों में 180 का फेज डिफरेंस होता है। ये हम लोग कल एक निष्कर्ष निकाल चुके थे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स या हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। और ये बात एक कर ली थी हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क में कि टू पोर्ट नेटवर्क का जब हम इक्वेशन लिखते हैं, मान लो मेरे पास एक ये टू पोर्ट नेटवर्क है इस तरह से, इधर इधर I1 है, इधर I2 है, इधर V1 और ये V2 है। तो हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस निकाली थी, दो इक्वेशन, एक KVL और एक KCL की इक्वेशन निकली थी, जिससे कुछ इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि जो हम V1 है उसको कुछ इस तरह से लिखा था हम लोगों ने कि H11 I1 प्लस H12 V2। ठीक है, ये KVL की इक्वेशन बनी थी वोल्टेज के फॉर्म में। और दूसरी हमारी करंट की इक्वेशन बनी थी I2 इज इक्वल टू H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अब ये जो हमारे कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो अगर हमें H11 की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन में अपन क्या करें कि इस वाले टर्म को जीरो कर दें। अगर इस वाले टर्म को जीरो करेंगे यानी V2 की वैल्यू को अपन क्या करते हैं जीरो। अगर V2 की वैल्यू को जीरो करते हैं, सपोज हमने क्या किया V2 जीरो किया, तो H11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू जीरो। सही लिखा है। H11 is equal to V1 by I1 is when V2 is equal to 0। अगर वो ध्यान से देखो तो V1 जो है वो इनपुट आपका वोल्टेज है और I1 जो है वो इनपुट करंट है। दैट मींस कि V1 अपॉन I1 ये क्या बन गया? इंपीडेंस, या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। अब केवल रेजिस्टेंस हो नहीं सकता है, काफी उसमें जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हमारा रिएक्टेंस हो गया, तो उस सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। कुल मिला के ये क्या है? इनपुट सिग्नल का इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस। तो इसको हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से HI। यहां पे I क्या दिखा रहा है? इनपुट इंपीडेंस। बात क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनपुट इंपीडेंस। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी चीज, अगर हम H12 की वैल्यू निकालना चाहें तो H12 की वैल्यू क्या आ जाएगी वो ध्यान से देखना। अगर H12 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V1 अपॉन V2 व्हेन V केप्ट कांस्टेंट I1। अगर हम I1 को कांस्टेंट रखें तो V1 बटा V2 यही हमारा क्या होगा? H12। अब ध्यान से देखो, V2 बटा V1 तो गेन होता है, वोल्टेज गेन, बट ये तो V1 बटा V2 है, यानी ये क्या है? रिवर्स वोल्टेज गेन या इनवर्स वोल्टेज गेन। क्या हमारा? इसको हम लिखेंगे HR। R से क्या है? रिवर्स वोल्टेज गेन। इसको हम इस तरह से लिखा सकते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। यहां तक कोई दिक्कत? दो पैरामीटर निकल है। तीसरी चीज H21 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, H21 की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी आएगी? I2 डिवाइडेड बाई I1 व्हेन V2 इज केप्ट कांस्टेंट। सॉरी, V2 इज इक्वल टू जीरो। तो V2 हम जीरो करते हैं तो I2 बटा I1 इसी का रेशियो क्या है? H21। ध्यान से देखो तो ये करंट का गेन है। वो ध्यान से अगर देखो तो क्या लिखा है? करंट गेन। तो इसको हम दिखाते हैं इस तरह से। ये हमारा बेसिकली बोल सकते हैं इसको हम फॉरवर्ड करंट गेन। तो क्या लिखेंगे? HF से क्या हो गया? फॉरवर्ड करंट गेन। बात क्लियर? और अगर H22 की बात करें तो H22 की वैल्यू क्या आएगी? H22 ध्यान से देखो I2 अपॉन V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर?
अपॉन आई तो इंपीडेंस होता है, बट ये आई अपॉन वी है, यानी क्या हो जाएगा इनवर्स इनपुट इंपीडेंस, सॉरी इनवर्स हमारा आउटपुट इंपीडेंस, ठीक है ना, या रिवर्स, इसको अपन दिखाते हैं HO से, रिवर्स आउटपुट इंपीडेंस। बात क्लियर है ना। तो ये चार पैरामीटर्स जो कि हमारे बने HI, दूसरा HR, तीसरा HF और लास्ट है हमारा HO। इन चारों पैरामीटर्स को बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है ना, इन्हीं चार पैरामीटर्स को बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली इनको हमने कुछ क्वांटिटीज को V1 और V2, ठीक है ना, I2 V2, I1 I2, इधर हमारा V1 I1, इनको मिला के ये क्वांटिटीज बनाई है, इसी तरह से बोलते हैं इनको हाइब्रिड पैरामीटर्स। ये खुद के कोई ओरिजिनल पैरामीटर्स नहीं, इनको हमने खुद से किन्हीं दो क्वांटिटीज को मिला करके बनाया हुआ है, इसी वजह से इनको बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है ना। तो अब एक बात बहुत ध्यान से समझ चुके हैं कि हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या है। ये कुछ जो बेसिक हमारी क्वांटिटीज होती है, यानी वोल्टेज और करंट उनको मिला करके ये पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक एम्पलीफायर का सर्किट था, उस बेसिक एम्पलीफायर के सर्किट को हम एक हाइब्रिड सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो हम V1 लगाते हैं, I1 देते हैं, इधर V2 I2 होता है, उसको हटा करके हम HI, HR, HF और HO के टर्म्स में उस सर्किट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से अगर तुम लोग देखो तो ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है। अब देखना इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करके दोबारा लिखें H, तो इसको लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस H2 1 2 के लिख सकते हैं HR I2 V2, करेक्ट है ना। दूसरा इक्वेशन I2 इज इक्वल टू H21 HF I1 प्लस H22 HO V2। ये दो इक्वेशंस हमारे बन जाएंगे। बात क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशंस में वो ध्यान से देखो तो ये पूरा टर्म वोल्टेज है और ये भी पूरा टर्म वोल्टेज है, यानी ये जो लिखा हुआ है HI, तो HI का हम यहाँ पर क्या रख दें कि पूरी क्वांटिटी वोल्टेज बन जाए, यानी V बन जाए। HI अगर हम रेसिस्टर या इंपीडेंस कुछ इस तरह का रख दें तो ये जो पूरी क्वांटिटी बनेगी I इंटू R, यानी पूरी की पूरी वोल्टेज बन जाएगी, यानी V बन जाएगी, यानी पोटेंशियल बन जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक भाई, ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी एक वोल्टेज है। ठीक। दूसरी चीज अगर इसमें बात करें तो ये हमारा तो करंट है, बट इसके साथ में देखो अगर हम करंट को लिखेंगे तो करंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो करंट होगी, उसके अलावा तो वरना अगर किसी दूसरी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वोल्टेज में अगर हम R का डिवाइड कराएंगे तब हमें करंट मिलेगी, यानी V अपॉन R इज इक्वल टू I। तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन R ही टाइप का कुछ है, यानी इसको बोलते हैं एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। तो रिवर्स आउटपुट इंपीडेंस या एडमिटेंस इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? ये भी जो एडमिटेंस है, लेट मी चेक, आपके फ्रेम में आ रहा है, या ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एडमिटेंस। ठीक भाई, तो यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एक सिंपल सा लाइक, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक भाई, अब हम एक सर्किट डिजाइन करने का प्रयास करेंगे। सर्किट किस तरह से डिजाइन करेंगे, थोड़ी सी पहले बोर्ड पे जगह बनाते हैं। देखो इस वाले जो इक्वेशन है इनको बना लेते हैं और इधर जगह बनाते हैं थोड़ी सी। देखो ये जो हमारा टर्म लिखा हुआ है ये क्या है, पूरा का पूरा वोल्टेज। इनपुट जो वोल्टेज बन रहा है, मान लो ये हमारा इनपुट वोल्टेज दो एंड्स के बीच में है, तो ये इनपुट वोल्टेज जो है ये HI में जो करंट जा रही है I1, इसके अक्रॉस ड्रॉप है, HI के अक्रॉस I1 ये ड्रॉप हो गया HI इंटू I1। और जो दूसरा है वो हमारा वोल्टेज सोर्स है, यानी यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं इसी के साथ में, ये मान लो हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। और इस वोल्टेज सोर्स का नाम क्या है? HR इंटू V2। यहां तक कोई दिक्कत? तो जो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट जो हम साइड बनाएंगे, आउटपुट में देखो क्या क्या है,
एक जो है हमारा जो करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, और करंट दो हिस्सों में डिवाइड कब होती है, जब दोनों जो हमारे रेजिस्टर हो या दोनों हमारे सर्किट एलिमेंट्स हैं वो पैरेलल में लगे हों। अगर पैरेलल में होंगे तभी करंट जो होगी हमारी डिवाइड होगी, यानी यहाँ पे दो चीजें पैरेलल में लगी हुई है। एक जो है हमारा ये जो है करंट के साथ में कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब पूरी पूरी करंट, यानी एक करंट सोर्स है, मान लो इसको हमने करंट सोर्स दिखा दिया। और दूसरी चीज जो लगी हुई है वो हमारा वोल्टेज के साथ में 1/R, यानी ये हमने लगा दिया रेसिस्टेंस। ये क्या है हमारा 1/H, 1/HO। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये बन गया हमारा सर्किट। और ये वाला जो दोनों है इनको हम कर देते हैं कॉमन। तो ये बन रहा, ये टोटल हमारा क्या होगा V2 है, ये जो हमको आउटपुट मिल रहा है, इधर में इनपुट में दे देता है V1। यहां तक कोई दिक्कत? और ये जो करंट सोर्स बना, ये सोर्स क्या बना हमारा HF into I1, कोई दिक्कत? और जो टोटल करंट आ रही है वो क्या आ रही है I2, सॉरी इधर से इधर I2, ये करंट जाएगी इधर से, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? कोई शक इसमें? चलो अब चलते हैं आगे। ठीक भाई, हमने सर्किट को डिजाइन कर लिया। तो ये सर्किट बना हुआ है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक भाई, बहुत अच्छा लगा, मजा भी आया, ये चीज समझ आ गई अपने को। ठीक, इसके बाद अब ये तो एक किसी भी हम ट्रांजिस्टर सर्किट को एक हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज करते हैं वो हमारा कॉमन एमिटर सर्किट होता है। तो जब भी हम कॉमन एमिटर सर्किट बनाएंगे और उसका एक हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट लगाएंगे तो उसमें साथ में जितने पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स में एक हम ई लगा देंगे साथ में। ई का मतलब कॉमन एमिटर। तो ये क्या बन जाएंगे? HIE, HRE, HFE और HOE। पक्का? ठीक, यानी अब अगर हम क्या करेंगे, एक एम्पलीफायर सर्किट को हम बनाना चाहेंगे एक हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट में, उसमें हम ये सारे पैरामीटर्स का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? चलो इस सर्किट को बना लो, फटाक से नोट करो। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, कॉमन एमिटर। देखो हम लोग जो ट्रांजिस्टर का सर्किट पढ़े थे जो एक एम्पलीफायर के फॉर्म में था, वो हम लोग मेनली कौन से यूज कर रहे थे? वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर। तो उसी को हम चेंज करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट में। ये हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा V in है, ये हमारा V out है। ठीक, ये हमारा CE, ये हमारा RE, R1, R2, C1, C2। यहां तक कोई दिक्कत? ये बात अपने को समझ आती है। ठीक भाई, ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट में। चेंज कर लो, कुछ इस तरह का दिखेगा ये। इसमें कोई दिक्कत? ठीक, ये हमारा V in, ये हमारा V out। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस RL क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। ठीक, आपकी विजिबिलिटी देख लेता हूँ एक मिनट। या राइट, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में कोई भी समस्या है इस सर्किट को? ठीक, ये हमारा क्या लगा हुआ है? ये जो हमारा इनपुट इंपीडेंस या बोल सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या था? हमारे चार पैरामीटर्स है, HIE, ये था हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। इसमें करंट जा रही, मान लो हमने क्या मान लिया, IB, इनपुट करंट ये वाली। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम AC एनालिसिस करते हैं तो AC एनालिसिस में करते क्या है हम, जब AC एनालिसिस
तो जो सारे हमारे डीसी सोर्स होते हैं उसको क्या करते हैं जीरो, और सारे हमारे कैपेसिटर होते हैं उनको क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ध्यान से देखो ये वाला आरई जो होगा ये शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आरई का काम खत्म, क्योंकि शॉर्ट से करंट जाएगी। यानी यहाँ पे इनपुट में हम आरई भी नहीं दिखाएंगे, आरई क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो करंट जाएगी, और इसको कर देंगे हम शॉर्ट सर्किट। और दूसरा ये हमारा जो डीसी सोर्स था इसको कर देंगे जीरो, तो कुल मिला के हमारा सर्किट इस तरह का डिजाइन हो जाएगा जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट होगा। ठीक, HIE हमारा ये हो गया। दूसरी चीज ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स था इसको क्या बोल रहे थे, ये था हमारा इनपुट वोल्टेज यानी रिवर्स वोल्टेज गेन HRE इंटू V1, यही था, चेक करो एक बार पीछे। ठीक, दूसरी चीज ये हमारा क्या था HFE इंटू I, इसको IB थी ना तो इसको IB दिखा देते हैं IB, और यहां हमारी कौन सी करंट आ रही IC, इसमें कोई दिक्कत। इन दोनों को हटा के हम क्या करेंगे केवल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यानी R आउट। ठीक, और ये हमारा क्या बेसिकली R इन। अब कुल मिला के हम करते क्या है, जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो हम चार चीजें फाइंड करते हैं इस पूरे सर्किट में। कौन कौन सी चार चीजें होती है, एक होता है हमारा आउटपुट इंपीडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस, एक होता है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इंपीडेंस, ठीक है ना, इंपीडेंस ही निकलता है Z इन और Z आउट। ठीक, दूसरी चीज करंट वोल्टेज गेन, ठीक, और लास्ट चीज हमारी करंट गेन। यहां तक कोई दिक्कत, इन चार चीजों को अपन निकालते हैं इसमें। अब अपन इतना हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इस पूरे का डेरिवेशन करें। डेरिवेशन आप चाहें तो आपकी रेफरेंस बुक से देख सकते हैं, अगर आपको बुक वगैरह में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना, आपको कौन सी बुक पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, Z आउट Z इन ये हमको सब निकालना है। तो अब आप करेंगे क्या, इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन करने में काफी समय लग जाएगा, काफी लंबे लंबे इनके डेरिवेशंस हैं। तो अपन डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूले आपको यहाँ पे डायरेक्ट जगह बना के लिख देता हूँ। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले तो नहीं याद रखते हैं मुझे भी, बट अगर इनका डेरिवेशन करेंगे तो अपन पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट देख के आपके फॉर्मूले लिख देता हूँ उसमें। तो जो भी आपके फॉर्मूले आएंगे, अगर अपन इनपुट करंट गेन की बात करें तो इनपुट करंट गेन का जो फॉर्मूला आएगा A इनपुट वो आपका आएगा HFE अपॉन 1 प्लस HOE इंटू RL, ये हमारा आएगा इनपुट करंट गेन। बात क्लियर। जो हमारा अगली चीज है वो आएगी हमारी ZO यानी इनपुट इंपीडेंस। जो इनपुट इंपीडेंस आएगा Z इन ये, ठीक है, तो इसमें एक सफिक्स ई सब में लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि हम कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ZIE आएगा, ZIE का जो फॉर्मूला आता है वो आता है HIE माइनस HRE RL इंटू AIE, ठीक है ना। अगली चीज जो वोल्टेज गेन AVE, इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा माइनस AIE RL अपॉन ZIE, ठीक। और लास्ट जो हमारा है Z आउटपुट, इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज कुछ छूटा AVE, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है आपका, ये करवा गया आपका। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा HFE RL अपॉन HIE, और ZOE का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन HOE, डायरेक्ट बस यही रहता है इसमें। ये आपके चारों फॉर्मूले लिखे हुए, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन आप चाहें तो बुक से देख सकते हैं, ना भी ध्यान रखें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप याद रख सकते हैं इसका डेरिवेशन, कुछ कभी कभी वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है उसकी, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये तो था नॉर्मल जो हम एक हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट लिखे, उसके लिए सारे पैरामीटर्स हमने लिख लिए। बट अब करते क्या, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं अपन। अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, ये जो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है HRE जो होता है उसकी वैल्यू काफी कम होती है, और जो HOE होता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर 1 अपॉन HOE, ये हमारा जो होता है HOE की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यानी 1 अपॉन HOE जो होगी ये काफी स्मॉल होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो दोनों हमारे छोटे होते हैं। तो ये वाला जो टर्म होता है और ये जो होता है इसको हम हटा देते हैं, तब जो सर्किट बनता है दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं उसको हम, सिंप्लीफाइड हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। इसी में करेक्शन कर लेते हैं, फिर दोबारा मारते हैं इसको, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। HOE हट गया, केवल RL बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा करंट सोर्स, ये हमारा HIE, ये हमारा HFE
EIB, इधर आ रहा था IC, ठीक है ना, इधर जा रहा था IB, ये V1, ये V आउट लिख लो इसको, ये V इन कर लो, ठीक है ना। अब जो फाइनली इसमें जो पैरामीटर्स लिखे जाते हैं उनके फॉर्मूले बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम बात करें कि जो चार चीजें डिफाइन करी थी, अब फिर से वही चारों चीजों को अगर हम फॉर्मूले लिखेंगे तो उनके भी फॉर्मूले डायरेक्ट आप लिख लो, कुछ खास जरूरत नहीं है। उसमें हम क्या लिखते हैं बेसिकली, जो हमारा AIE यानी जो करंट गेन है, हमारा जो करंट गेन का फॉर्मूला बनता है हमारा वही, ये बेसिकली करंट गेन क्या है, ध्यान से देखो, फॉरवर्ड करंट गेन यानी HFE, अब इसमें तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही समझ जाएगा, HFE होता है, ठीक। दूसरी चीज अगर बात करें ZIE, इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस क्या लिखते हैं, ये HIE, ठीक। तीसरी चीज जो हमारा है AVE यानी वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला था इसको आप याद रखिएगा, AIE अपॉन HIE इंटू RL, यहां तक कोई दिक्कत। और लास्ट जो है हमारा ZOE यानी आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस को क्या लिख सकते हैं, वही HF1 अपॉन HOE, ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखना है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये था हमारा हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट या हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में। आप डेरिवेशन बेसिकली ना ही याद रखें, कोई खास जरूरत नहीं है उसकी, और आप ये मत सोचना कि मैंने डेरिवेशन क्यों नहीं करा, डेरिवेशन कराया जा सकते थे, बट उसके लिए एक पूरे 1 घंटे की क्लास बन जाती, हम लोग अपन आधे घंटे में सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही रखते हैं। ये हाइब्रिड पैरामीटर्स और हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में था। आपको याद क्या रखना है कि 4 तरह के हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं, HOE, HRE, HFE और HIE, चारों हो गए, सबके नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। और हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनाते हैं इसको आपको ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें सर्किट एलिमेंट्स लगे होते हैं ये ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो भी हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर समझ रहे थे बस इतना ही है, जो भी हम हुआ बनाए हुए थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक जो सिंगल स्टेज अभी तक पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे मल्टी स्टेज जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, और उसमें हम लोग जो किस तरह से एम्पलीफायर की कपलिंग करते हैं उसको देखेंगे। आज की क्लास में बेसिकली इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और बाय द वे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करके उनको बता दें कि अगर इस टॉपिक में जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं काफी बड़ा होने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।